दोस्तों नमस्कार। कहानी पाठ में आज ओम प्रकाश तिवारी की कहानी डूबते सूरज की ओर। सियाराम ने साइकिल पर बैठकर पैर से जैसे ही पंडल पर जोर लगाया, खटाक करके चेन उतर गई। सियाराम को बहुत गुस्सा आया। मन ही मन गाली देते हुए साइकिल से उतरे और चेन को ठीक करने लगे। चेन चढ़ा ही रहे थे कि किसी ने पूछ लिया, साइकिल खराब हो गई क्या? सियाराम ने चेन छोड़कर आवाज की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोले कि हाँ भाई, किसी कबाड़ी को बेच दो यार, अब यह चलाने लायक नहीं है। पुरानी होने पर कोई घरवाली को बदल देता है का? सियाराम ने उस आदमी से चुहल की। अरे भाई, दुनिया मोटरसाइकिल और कार से चलने लगी है, तुम हो कि अभी तक इस कबाड़ साइकिल के ही पीछे पड़े हो। दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। देखते ही देखते लोग खाकपति से लखपति और लखपति से करोड़पति बन जा रहे हैं। इन सबसे मेरी तुलना कैसे हो सकती है? सियाराम ने लंबी सांस ली और चेन ठीक करके साइकिल पर बैठ गए। लगता है कचहरी से आ रहे हो। हाँ भाई, क्या हुआ? होना क्या है, फिर तारीख मिल गई है। कब तक मिलती रहेगी तारीख? अब क्या बताएं भैया, अपने बस में तो कुछ है नहीं। 18 साल हो गए, अभी तक बहस तक नहीं हुई है एक बार। मेरी बात मानो तो समझौता कर लो। किससे? जिससे मुकदमा लड़ रहे हो। एक हाथ से ताली बजती है का? अरे प्रयास करके देखो, आदमी चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मुकदमे वगैरह के मामले में ज़्यादा सेखी नहीं बगाड़नी चाहिए। इतना कहकर वह आदमी मुख्य सड़क से निकली संपर्क मार्ग पर मुड़ गया। दरअसल बातचीत करते हुए दोनों बाजार से काफ़ी दूर आ गए थे। इस बीच उस आदमी का गांव आ गया तो वह अपने रास्ते हो लिया। उस आदमी के कहे शब्द बड़ी देर तक सियाराम के कानों में गूंजते रहे। समय का ख्याल आते ही सियाराम साइकिल की गति बढ़ाने के लिए जल्दी जल्दी पैडल मारने लगे। पेट में चूहे कूद रहे थे, प्यास भी लग गई थी। वह शीघ्र घर पहुंचकर पहले पानी पीकर कुछ खाना चाह रहे थे। जैसे ही वह पैडल जल्दी जल्दी चलाने की कोशिश करते, चेन उतर जाती। इसके अलावा सड़क में जगह जगह बने गड्ढे अलग से परेशान कर रहे थे। गड्ढों की वजह से साइकिल तेज चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। कहने को यह हाईवे है, लेकिन सड़क की हालत गांव की पगडंडी से भी बदतर है। सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि उस सड़क को खोजना मुश्किल हो जाता है। सियाराम पर उनके पड़ोसियों ने कोई 8 मुकदमे कर रखे हैं, जिसमें से हर महीने किसी न किसी की तारीख पड़ती ही है। सियाराम हर माह अपने गांव से 27 किलोमीटर दूर अदालत में पेशी भुगतने जाते हैं। यह सिलसिला पिछले 18 सालों से बदस्तूर चला आ रहा है। तारीख वाले दिन सियाराम सुबह ही उठते हैं, दिशा मैदान जाते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, जानवरों को चारा वगैरह डालते हैं, नहाते धोते हैं और पूजा पाठ करके 2-4 रोटियां खाकर साइकिल से निकल पड़ते हैं। घर से 3 किलोमीटर साइकिल से जाते हैं। इसके बाद कस्बे के एक परिचित के यहाँ साइकिल खड़ी करते हैं, फिर टैक्सी या बस पकड़कर शहर जाते हैं, जिला मुख्यालय कचहरी में पेशी भुगतते हैं। जब भी वह घर से अदालत के लिए निकलते हैं तो उन्हें एक आदमी का यह कथन याद आता है, तुम क्या मुकदमा लड़ोगे? अपनी औकात देखिए। इतने साल लगेंगे कि गिनना भी भूल जाओगे। चुप मारकर मामला यही निपटा लो। उस समय उस आदमी को सियाराम के जवान बेटे ने बेइज्जत करके भगा दिया था। हालांकि वह आदमी कह तो सच ही रहा था, लेकिन उसके कहने की टोन सियाराम और उनके बेटे को अच्छी नहीं लगी थी। गांव वाले पंचायत के नाम पर सियाराम को ही दबा रहे थे। सियाराम को न्याय नहीं मिल रहा था तो उन्हें लगा कि अदालत से शायद उनके पक्ष में न्याय मिल जाए, क्योंकि पंचायत में पंच लोग उनका न्याय नहीं दे रहे थे। ऐसे में उनके पास अदालत का दरवाजा खटखटाने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा था। आज सुबह वह 2 रोटी खाकर पेशी भुगतने शहर चले गए थे। आज 2 मुकदमों की तारीख थी। अदालत में अपनी बारी का इंतजार करते रहे। लंबी प्रतीक्षा के बाद नंबर आया तो फिर मिल गई तारीख। गांव का चौराहा, चाय की दुकान पर कई लोग बैठे थे। उनके हाथ में चाय के कप के अलावा आज के अखबार एक पन्ने थे। उनके बीच कोर्ट के एक निर्णय पर बहस छिड़ी थी। लगभग सभी एक सुर में कह रहे थे कि जिस तरह से अदालत निर्णय दे रही है, उससे लगने लगा है कि न्याय हमारे देश में अब भी जिंदा है। इन
दिनों अदालत ने कुछ फैसले ऐसे सुनाए हैं कि लोगों की आस्था फिर से न्याय के प्रति बढ़ गई है। आस्था या विश्वास कह लीजिए। जब अब क्या पैसे वाला और क्या नेता, कोई भी कानून से बड़ा नहीं रह गया है। अदालत ने किसी को नहीं बख्शा है। जिसने अपराध किया उसे सजा दी है। पैसा और सत्ता की ताकत को भी उसकी औकात बता दी है। ऐसा परसेप्शन, धारणा, अवधारणा लोगों में बन गई थी। इसी बीच उन्हीं में से किसी ने कहा, तभी तो नेता लोग न्यायिक सक्रियता का लाग अलापने लगे हैं। कहने लगे हैं कि न्यायपालिका को अपनी हद में रहना चाहिए, अपने हद में रहना चाहिए। लेकिन इस आदमी की बात को किसी ने नहीं सुना। सभी इसी चर्चा में मशगूल रहे कि अदालत किसी को नहीं छोड़ेगी। वहाँ देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। इन्हीं के बीच गांव का एक आदमी बैठा इनकी बातों को सुन रहा था। वह इनकी बातों से सहमत नहीं था। वह इन्हें मूर्ख नहीं तो अज्ञान जरूर समझ रहा था, लेकिन इनकी बातों पर वह हंस नहीं रहा था। उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा था, लेकिन जब बात अधिक खिंच गई तो वह बोल पड़ा, देर होना क्या अंधेर नहीं है? यदि समय से न्याय न मिला तो क्या वह न्याय रह जाता है? उसके सवाल पर चुप्पी छा गई। एकदम सन्नाटा पसर गया। लगा कि कोई है ही नहीं, वीरानी सी छा गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस बीच दुकान के बाहर शोर मचा। अरे उठाओ भाई, चोट तो नहीं लगी? डॉक्टर के पास ले चलना होगा। लगता है धुस चोट आई है। पैर टूट गया लगता है। सिर में चोट लगी है क्या? हाथ भी टूट गया लगता है। कोई पानी लाओ भाई। यह सभी लोग सियाराम को उठाए हुए थे। सियाराम बेहोश थे। उन्हें अभी अभी एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मारी थी और वह सड़क से सीधे खाई में जा गिरे थे। वहां से उठाकर उन्हें फिर दोबारा चाय की दुकान के पास ले आए थे। लोगों ने सियाराम को खाई से निकालकर एक जगह लिटाया। एक आदमी ने उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो उन्होंने आंखें खोली। कैसे हो काका? एक युवक ने पूछा। सियाराम एकटक सभी को देखते रहे। उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। इनके घर खबर दे दो, किसी ने अपनी राय दी। उसकी बात का सुनना था कि सियाराम ने उठने का प्रयास किया। इसमें वह सफल हुए। उठकर खड़े हो गए। 2 कदम चले तो लोगों ने खुशी व्यक्त। बच गए, बहुत बड़ी अनहोनी होने से टल गई। कईयों ने एक साथ कहा, चोट नहीं आई है, हाँ किस्मत से बच ही गए। भगवान की बड़ी कृपा थी, थोड़े में ही बड़ी ग्रह कट गई, नहीं तो उसने तो उठाकर फेंक ही दिया था। मेरे घर पर खबर नहीं भिजवाई? सियाराम ने लोगों से सवाल किए। अभी नहीं, भिजवानी है क्या? डॉक्टर को दिखाना है क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, घर चला जाऊँ। घर वाले बेकार ही परेशान हो जाएंगे, सियाराम ने कहा। इसीलिए तो घर किसी को भिजवाया नहीं तो लोग परेशान हो जाएंगे। एक दिन थोड़ी देर और होश में ना आते तो आपके बेटे को फोन कर देता। यह देखो, मोबाइल हाथ में निकाल लिया था। एक युवक ने अपना फोन दिखाया। तेरे पास नंबर कहाँ है? उसके दिल को किसी ने हवा निकालनी चाहिए। इस मोबाइल में है, चाचा कई बार इससे फोन कर चुके हैं। क्यों चाचा? उसने सियाराम से समर्थन हासिल कर लिया। दरअसल सियाराम उसके मोबाइल से मिस्ड कॉल करवाते हैं अपने इकलौते बेटे के पास। फिर बेटा उन्हें फ़ोन करता है। उसकी योजना अभी भी मिस्ड कॉल करने की ही थी, जो युवक कह रहा था कि फ़ोन करने वाला ही था। सियाराम चाय पानी पीकर साइकिल को ठीक ठाक कराकर घर के लिए चल पड़े। वह दुकान से थोड़ी ही दूर गए थे कि दुकान में चुपचाप बैठे आदमी ने अदालत के फैसलों पर बहस करने वाले लोगों से कहा, हमारी न्यायपालिका कितनी सक्रिय है और वहाँ कितना न्याय मिलता है, जरा इनसे पूछिए। उसने सियाराम की तरफ इशारा किया, जो अपनी पुरानी साइकिल से घर की तरफ जा रहे थे। खड़ंजे की सड़क पर खड़खड़ कर रही साइकिल धीरे धीरे चली जा रही थी और सियाराम उसे धीरे धीरे पैंडल मार रहे थे, इस डर से कि कहीं चाहे फिर न उतर जाए। यह भी महज संयोगी था कि उस समय वह पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे थे और उनके ठीक सामने सूरज डूबने वाला था। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए मित्रों को ताकि उनको ऐसी रचनाएं सुनने को मिलें। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, अपनी टिप्पणी देते हैं तो इससे हमें हौसला मिलेगा और हम ऐसी बेहतरीन कहानियाँ आपको पाठ करके सुनाते रहेंगे और आप इसका जो है आनंद लेते रहेंगे। तो मिलते हैं
अगले वीडियो में। हाँ, अगर आपको अपनी कोई कहानी यहाँ पर पाठ करवानी है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी दी गई है उसमें भेज सकते हैं। मुझे पसंद आई तो उसे ज़रूर मैं उसका पाठ करूँगा और यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा।